नमस्कार। कल हम लोगों ने अवसाद के बारे में, डिप्रेशन के बारे में चर्चा की थी। आज एलर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। एलर्जी एक बहुत ही कॉमन रोग हो गया है आज के ज़माने में। उसके बारे में हम आयुर्वेद में क्या चिकित्सा कर सकते हैं चर्चा करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। डॉक्टर दीप्ति पाठरकर, उनकी एक 28 साल की फीमेल पेशेंट है। एंडोमेट्रिक सिस्ट है विद हेमोस्टेटिक सिस्ट ऑन राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी नॉर्मल है। एडेनोमायोसिस ऑफ यूट्रस भी है। हैवी अर्ली मेंसेस, अनएबल टू कंसीव। इस तरीके से ओवरी से संबंधित और यूट्रस संबंधित बीमारियां इस पेशेंट को हैं। पहले समझ लेते हैं एंडोमेट्रिक सिस्ट क्या है, हीमोस्टेटिक सिस्ट क्या है, एडेनोमायोसिस क्या कहलाता है। इसके बाद चिकित्सा हम लोग करेंगे। रोगी पित्त और कफज प्रकृति का है। एंडोमेट्रियोमा, इसको हम ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा भी कहते हैं। ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा भी कहते हैं। एंडोमेट्रॉइड सिस्ट भी इसका नाम है। इट इज ए टाइप ऑफ सिस्ट फॉर्म व्हेन एंडोमेट्रियल टिश्यू ग्रोज इन द ओवरीज। ओवरीज में जब एंडोमेट्रियल टिश्यू का ग्रोथ होता है तब सिस्ट का निर्माण हो जाता है और इसी को बोलते हैं एंडोमेट्रिक सिस्ट। इसके कुछ लक्षण हैं। सामान्यतः कुछ लेडीज में लक्षण मिलते हैं, कुछ में नहीं मिलते, लेकिन सामान्यतः पेनफुल पीरियड्स, पेल्विक पेन, इर्रेगुलर और हैवी मेंसेस हो सकता है, पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और इनफर्टिलिटी भी ऐसे पेशेंट को हो सकती है। अब आज दूसरा है हेमोस्टेटिक सिस्ट। ये क्या है? इसको हेमोरेजिक ओवरियन सिस्ट भी कहते हैं। HOC इज एन adnexal mass formed because occurrence of bleeding into the follicle or corpus luteum cyst. It is commonly seen in clinical practice because hemorrhage into a cyst is usually painful. दर्द ज़्यादा होता है। इसको बोलते हैं हेमोरेजिक ओवरियन सिस्ट या हीमोस्टेटिक सिस्ट, जो कि ओवरी में प्राप्त होता है। अब आइए, एडेनोमायोसिस क्या है? ये यूट्रस से संबंधित व्याधि है। एडेनोमायोसिस is a condition in which endometrial tissue exists within and grows into the uterine wall. यूट्राइन वॉल में एंडोमेट्रियल टिश्यू का एक्सेस ग्रोथ हो जाता है और इसको बोलते हैं एडेनोमायोसिस। इट इज मोस्ट ऑफन ऑकर्स लेट इन चाइल्ड बियरिंग ईयर्स एंड टिपिकली डिसअपियर आफ्टर मेनोपाज। मेनोपाज में ऑटोमेटिकली ये सिस्ट जो है डिसअपियर हो जाता है। इसको बोलते हैं एडेनोमायोसिस ऑफ यूट्रस। लक्षणों के रूप में हैवी और प्रोलॉन्ग पीरियड्स होते हैं। सीवियर क्रैम्पिंग पेन होता है, मरोड़ जैसा पेन होना ड्यूरिंग इंटरकोर्स, और ब्लड क्लॉट्स दैट पासिस ड्यूरिंग अ पीरियड्स। ब्लड क्लॉट बन जाते हैं जो कि पीरियड्स में पास होते हैं। तो इस तरीके से एंडोमेट्रिक सिस्ट, हीमोस्टेटिक सिस्ट
एडेनोमायोसिस क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। सामान्यतः ये बीमारी यूट्रस और ओवरी से संबंधित है और सिस्ट होता है। ये भी एक प्रकार का अर्बुद है और इसमें सर्वप्रथम संशोधन चिकित्सा करना बहुत आवश्यक है। 1 हफ्ता तो पंचकोल काढ़े का सेवन कराएं, इससे बहुत सारी तकलीफें रोगी को नष्ट हो जाती हैं। उसके बाद फल घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करें और वमन करा दें। वमन कराने के बाद विरेचन करा दें। विरेचन कराने के बाद फिर ब्लीडिंग यदि हो रही है तो पहले ब्लीडिंग रोकने का उपाय करें। इसके लिए बोलबद्ध रस 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, प्रद्रांतक लौह 250 मिलीग्राम, ये एक पुड़िया दिन में 2 या 3 बार पेशेंट को लगातार शुरुआत से ही देना प्रारंभ कर दें। इसके अलावा धाय पुष्प और नाग केसर चूर्ण 5-5 ग्राम दिन में 2 बार, ये भी प्रारंभ से ही देना चालू कर दें। कुमारी आसो और 10 मूलारिष्ट, कुमारी आसो 2 चम्मच, 10 मूलारिष्ट 2 चम्मच, 4 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम इसका सेवन कराएं। साथ साथ में वमन विरेचन की प्रक्रिया भी चालू रखें। विरेचन के 9वें दिन से लेखन बस्ती देवें, क्योंकि एक्स्ट्रा ग्रोथ है एंडोमेट्रियम की, सिस्ट बन रहा है तो लेखन बस्ती इसमें काम करिए। 16 बस्ती लेखन बस्ती दे दे। प्रारंभ में 1 अनुवासन और लास्ट में 1 अनुवासन, बाकी सब पूरी लेखन बस्ती ही पेशेंट में देना चाहिए। इसके अलावा एलोवेरा जूस और गिलोय जूस 2-2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम इसका सेवन कराएं। इससे भी रोगी को बड़ा लाभ प्राप्त होता है। तो अगर कंटिन्यू ट्रीटमेंट देंगे तो एंडोमेट्रिक सिस्ट, हीमोस्टेटिक सिस्ट और एडेनोमायोसिस ऑफ यूट्रस में निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर ज्योति गुप्ता, उनका एक प्रश्न है। 21 का पेशेंट है, ओबेज है, डायबिटिक है, हाइपोथायराइडिज्म में है, मल्टीपल स्टोन इन गाल ब्लैडर, 1 is 13.5 mm और पेन भी होता है। तो ओबेज भी है, डायबिटिक भी है, हाइपोथायराइडिज्म भी है और गाल ब्लैडर में स्टोन है। इन सब में खास तौर से ओबेज और डायबिटिक के लिए, अगर डायबिटिक पेशेंट बलवान है, स्थूला प्रमेही बलवान है का कृष्णस्थई का परिदुर्बलस्यो संब्रह्मणम तत्व कृष्ण कारम संशोधम दोष बलाधिकस्यो। हाइपोथायराइडिज्म में कफ प्रधान लक्षण प्राप्त होते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे पेशेंट में सबसे पहले वमन कराएं। शतावरी घृत से या त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेहपान कराएं, वमन करा दें। सम्यक स्नेह लक्षण प्राप्त होने के बाद 1 दिन स्वेदन करें, फिर वमन कराएं और वमन के 15वें दिन विरेचन। उसके बाद फिर लेखन बस्ती का कोर्स, 16 बस्ती का कोर्स देवें। इससे एक साथ ओबेज में, डायबिटिक में, हाइपोथायराइडिज्म में और मल्टीपल स्टोन इन गाल ब्लैडर है, उन सब में लाभकारी होगा। साथ साथ में आप औषधि भी देते जाएं। ओबेनिल टैबलेट में 2 हर गुग्गुल, अगर ओबेस ज़्यादा है तो 2-2 गोली दिन में 2 बार। डायबिटिक है तो डायबिटिक कंट्रोल करने के लिए दवा देते जाएं। माँ मज्जक घनबटी, गुड़मार घनबटी 2-2 गोली दिन में 2 बार। बसंत कुसुमाकर 125 मिलीग्राम, त्रिवंग भस्म 250 मिलीग्राम, स्लज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम। ऐसे दिन में 2 या 3 मात्राएं पेशेंट को देते जाएं। हाइपोथायराइडिज्म के लिए और मेदस्वी व्यक्तियों के लिए जलकुंभी का भस्म, जो मैंने बताया है आपको कई बार, जलकुंभी पानी में प्राप्त होती है, जैसे कि
कमल पत्र होते हैं, लेकिन ये पत्ते बड़े मोटे होते हैं। पुष्प जो है बैंगनी कलर का होता है। पत्ते तोड़ कर सुखा लें और फिर जला करके 1000 mg की कैप्सूल बना लें। ऐसी 2-2 कैप्सूल दिन में 2 बार पेशेंट को देना चाहिए। इसके अलावा गोक्षरादि गुल और कांचनादि गुल का भी रोल अच्छा है। 2-2 गोली दिन में 2 बार आप ऐसे पेशेंट को दे सकते हैं। गाल ब्लैडर स्टोन के लिए कुटकी 50 ग्राम, शतावरी चूर्ण 50 ग्राम, गोक्षुर चूर्ण 50 ग्राम और ककड़ी बीज 50 ग्राम, इनको बराबर बराबर मात्रा में चूर्ण तैयार कर लें और 1-1 चम्मच दिन में 3 बार आप इसका सेवन कराएं। इसी योग को एक कंपनी ने GS ट्रिप्सी नाम से टैबलेट बनाई है। GS ट्रिप्सी वह भी बड़ी लाभकारी है। 2-2 गोली दिन में 3 बार दें तो गाल ब्लैडर स्टोन और किडनी स्टोन में बहुत ही अत्यधिक लाभ ये टैबलेट देती है। खान पान का विशेष ध्यान रखें। तली मली चीज़ें, बेसन, मैदा, मिर्ची आदि का सेवन न करें। विरुद्ध आहार का सेवन न करें। प्रतिदिन योगाभ्यास, घूमने की प्रक्रिया, अपनी दिनचर्या को ठीक करें। आधा इलाज तो आपकी दिनचर्या है। डॉक्टर रजनीश शर्मा, उनका एक पेशेंट है, आमवात भी है, संधिवात भी है, कटिशूल है, कब्ज हमेशा रहता है। कैस्टर ऑयल दिया लेकिन कब्ज दूर नहीं हो रहा है। कभी कभी आमवात के साथ संधिवात भी हो सकता है। ये खास तौर से जो एजेड पर्सन है, सीनियर सिटीजन है, उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस संधिवात होता है और साथ में कभी कभी आमवात भी हो सकता है। कटिशूल कई कारण हो सकता है। कटिशूल से सियाटिका भी हो सकती है या वहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस हो कटी प्रदेश में तो कटिशूल हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले पेशेंट को विरेचन करा दें। त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेहपान या मूर्छित तैल से आभ्यंतर स्नेहपान करके विधिवत विरेचन करा दें। विरेचन से आमवात, संधिवात और कटिशूल तीनों में लाभकारी होगा। विरेचन के 9वें दिन से आप पंचकोल क्षारवस्ती या वैतरणी वस्ती इसका सेवन कराएं। इनका पूरा विवरण मेरी किताब में उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। तो आमवात, संधिवात और कटिशूल तीनों में लाभकारी होगा। कटिशूल है और संधिवात के लिए कटिवस्ती और जानुवस्ती ये भी लाभकारी होगा। लेकिन आमवात यदि उसमें सम्मिलित है, लेकिन आमवात यदि जीर्ण हो, बहुत दिन का हो गया, पुराना हो गया हो, तो आप वहाँ जानुवस्ती और कटिवस्ती कर सकते हैं। तैल में दशमूल तैल या निर्गुंडी तैल का प्रयोग करें और इन तीनों व्याधियों में कटिवस्ती या जानुवस्ती देने के बाद पत्रपिंड श्वेत करें। पत्रपिंड श्वेत साथ में करेंगे तो लाभ ज़्यादा प्राप्त होगा। आपने विरेचन कराया, इससे कब्ज दूर हो गया। और वस्ती देंगे, जैसे पंचकोल क्षारवस्ती मैंने बताई, वैतरणी वस्ती बताई, एरंड मूलादि वस्ती है, इन वस्तियों का प्रयोग करेंगे तो आमवात, संधिवात में तो लाभ होगा ही, साथ में विबंध भी जाता रहेगा। औषधियों में आमवातारी रस 250 मिलीग्राम, महावात विध्वंसन रस 125 मिलीग्राम, शिलज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम दिन में 2 या 3 मात्राएं आमवात और संधिवात, कटिशूल के लिए देवें। इसके अलावा महारासन आदि क्वाथ 2 चम्मच और पंचकोल क्वाथ 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम देना चाहिए। कैस्टर ऑयल 20 ml रोजाना प्रतिदिन प्रातःकाल खाली पेट में दुग्ध के साथ सेवन कराएं। तो कैस्टर ऑयल से 2 फायदे हैं। आमवात के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा है, साथ ही मोशन भी क्लियर होगा, तो कब्ज की शिकायत भी नहीं होगी।
ऐसा प्रयास करने से इन तीनों व्याधियों में लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर नीरज वर्मा 40 इयर्स का पेशेंट है। थायरोक्सिन की टैबलेट 100 mg वो ले रहे हैं। वेट 88 kg है, हाइट 6 फुट है। इसको कैसे मैनेज करेंगे? आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में वो आना चाहता है। अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आना चाहता है तो सबसे पहले आपको वमन, विरेचन और लेखन वस्ती इसका प्रयोग करना पड़ेगा। इस दौरान कांचनाद गुगुलू, विडंग चूर्ण, त्रिफला चूर्ण दोनों मिलाकर के 1-1 चम्मच दिन में 2 बार दें। धीरे धीरे स्टेप लेडर मेथड से थायरोक्सिन की मात्रा कम करें। जैसे आप अभी 100 mg दे रहे हैं, धीरे धीरे 50 mg कर दीजिए, फिर 25 mg कर दीजिए। ऐसा धीरे धीरे आप छोड़ सकते हैं। औषधियों में जैसे मैंने बताया कांचनाद गुगुलू, आरोग्यवर्धनी, इसका प्रयोग करें। साथ में जलकुंभी भस्म यदि आप बना सकते हैं तो बना लें, इसका भी प्रयोग करें। रस औषधियों में शोथारी लौह 250 मिलीग्राम, शिलाज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम और तृणकांत पिष्टी 250 मिलीग्राम दिन में 3 बार शहद के साथ पेशेंट को सेवन कराएं। डॉक्टर कार्तिक वंसल, उनका पेशेंट है, फीमेल है, 50 इयर्स एज है, वेट 80 है, 80 kg और हाइपरथायरॉयडिज्म से ग्रसित है और हेयर फॉल भी उसके हो रहे हैं। तो वेट चूंकि ज़्यादा है तो निश्चित है वमन विरेचन कराने के पश्चात लेखन वस्ती देवें। वमन विरेचन और लेखन वस्ती से वेट कम होगा, साथ साथ में हाइपरथायरॉयडिज्म में भी फायदा होगा। हाइपरथायरॉयडिज्म में पित्त की प्रधानता होती है, उसको ध्यान में रख करके ट्रीटमेंट हमको देना है। इसमें शोथारी लौह, प्रवाल पिष्टी, शिलाज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम मिला लें। 1 पुड़िया हुई है, ऐसी दिन में 2 या 3 पुड़ियाँ साथ में सेवन कराएं। पुनर्नवारिष्ट और अभ्यारिष्ट 2 चम्मच पुनर्नवारिष्ट, अभ्यारिष्ट 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद पेशेंट को सेवन कराएं। और साथ साथ में जो जलकुंभी भस्म है उसका भी 2 कैप्सूल की मात्रा में दोनों टाइम प्रयोग करें। हेयर फॉल की हो, ज़्यादा बाल झड़ रहे हो तो उसकी भी ट्रीटमेंट हमको करना चाहिए। इसके लिए एक चिकित्सा बताई थी मैंने। मस्तिष्क के आंवले को तक्र में पकाते हैं, फिर आंवले का कल्क तैयार करके सिरहा प्रदेश में 1 अंगुल मोटी लेप लगा देते हैं। बालों को छोटा कर देना चाहिए ताकि लेप हम अच्छी तरह लगा सकें। इसके अलावा चमेली तेल का और भृंगराज तेल दोनों मिला करके सेवन लगाएं दिन में 2 बार। इससे भी रोगी को लाभ प्राप्त होगा। शिरोवस्ती, शिरोधारा ये भी कराएं। यह हाइपरथायरॉयडिज्म में भी फायदा करेगा और हेयर फॉल में भी लाभ करेगा। सुबह सुबह प्रातःकाल अखरोट 5 और 5 बादाम प्रतिदिन इसका सेवन करें। 2 नंग अंजीर दुग्ध में डाल करके रात्रि में सोते टाइम सेवन करें। इससे पोषण होगा बालों का और बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। इसके अलावा शंख पुष्पी घनबटी 2 गोली दिन में 2 बार पेशेंट को सेवन कराएं। डॉक्टर अनुराधा रेड्डी, कॉर्नरी ब्लॉकेज के लिए हमने योग की चर्चा की थी। अदरक सुरस, लहसुन सुरस, नींबू सुरस और एप्पल का सिरका तीनों बराबर मात्रा 200 ग्राम ले लें।
और आधा शेष रहने तक इसको धीमी आंच में पकाएं। जब ठंडा हो जाए तो शहद मिला करके इसको रख लें और एक एक चम्मच जहाँ भी ब्लॉकेज हो, चाहे वो कॉर्नरी आर्टरीज का हो, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में भी ये लाभ करेगा। आपने ये भी पूछा है कि डीवीटी में लाभ करेगा कि नहीं, उसमें भी लाभ करेगा। आपने शंका जाहिर की है कि डायबिटिक पेशेंट है तो क्या दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि सिर्फ शहद नहीं दे रहे हैं आप, उसमें आप अदरक सुरस, लहसुन सुरस आदि भी दे रहे हैं, इसलिए उसका प्रभाव नगण्य हो जाएगा। और डायबिटीज़ के रोगी में भी आप दे सकते हैं यदि ब्लॉकेज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डीवीटी में भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अन्य ट्रीटमेंट भी करें डीवीटी का, जैसे रक्तमोक्षण आदि, रक्तमोक्षण, विरेचन कर्म, और साथ में इस योग का भी प्रयोग करें। डोली शर्मा का ही एक और प्रश्न है। उनके हस्बैंड को पूरे शरीर में कंडू है, स्किन स्पेशलिस्ट को बताया लेकिन कोई आराम नहीं प्राप्त हुआ। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि सामान्यतः तिली तेल या खोपरा तेल से दिन में 2 बार पूरे शरीर में अच्छी तरह मालिश करें। कई बार त्वचा में रुक्षता उत्पन्न हो जाती है और इसके वजह से कंडू उत्पन्न होती है। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। खास तौर से 50 साल के ऊपर जो पेशेंट होते हैं उनमें त्वचा की रुक्षता ज़्यादा मिलती है, इसलिए दिन में 2 बार कम से कम अच्छी तरह अभ्यंग करें। अभ्यंग करने के पश्चात फिर चाल मोगरा तेल पूरे शरीर में लगाएं। अभ्यंग करने के बाद दिन में 2 बार इसका प्रयोग करें। और पित्त और कफ का अनुबंध कंडों में होता है, जैसा कि आप जानते हैं, तो इसके लिए विरेचन करा दें। विरेचन में पंचतिक्त घृत से आभ्यंतर स्नेहपान और विरेचन करा दें। साथ साथ में दवाइयों का भी सेवन पेशेंट में करना चाहिए। विरेचन करने से रोगी में ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। चरक की एक टेक्जिमा टैबलेट आती है, टेक्जिमा 2 गोली, आरोग्यवर्धिनी 2 गोली दिन में 2 बार पेशेंट को दें। ज़्यादा खुजली हो तो टेक्जिमा ऑइंटमेंट और आर्टिप्लेक्स लोशन दोनों मिला करके इफेक्टेड स्थान में 2 या 3 बार या 4 बार पेशेंट को लगाएं। इसके अलावा महामंजिष्ठादि क्वाथ 20 ml पानी भोजन के बाद, आरोग्यवर्धिनी कैशोर गुगुलू 2 गोली दिन में 2 बार। बाकी सब आप ट्रीटमेंट तो दे ही रहे होंगे, जैसे गंधक रसायन 250 मिलीग्राम, रसमाणिक 60 मिलीग्राम, प्रोआलबिस्टी 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम। ये दिन में 2 बार शहद के साथ पेशेंट को देवें। तो आप देखेंगे विरेचन कराने के बाद निश्चित रूप से पेशेंट को लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर रजनीश शर्मा, उनका एक 27 का मेल पेशेंट है। कानों में आवाज़ आती है, सिर भी घूमता है और नींद नहीं आती है। निश्चित रूप से टिनिटस की प्रॉब्लम है। नींद न आने के कारण रोगी में चक्कर आने जैसी प्रवृत्ति होती है, अनिद्रा है। इसके लिए सारीवादी बट्टी तो दे ही 2 गोली दिन में 2 बार, लेकिन इसमें टैबलेट नियो NEO चरक की है, 2 गोली दिन में 2 बार दें। साथ में नस्य कर्म अणुतैल से या इंद्रिय वर्धक तैल या ब्राह्मी तैल, इसकी 4-4 बूंद दिन में 2 बार नासा में डालें। लगातार 21 दिन इसका प्रयोग करें। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, शिरोधारा से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा इसमें अश्वगंधा चूर्ण और शतावरी चूर्ण बराबर मात्रा में मिला करके 1-1 चम्मच दिन में 2 बार देवें दूध के साथ। शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम आधा कप दुग्ध में घोल करके दिन में 2 बार देने से भी रोगी को आराम प्राप्त होता है। कानों में जो आवाज़ आती है वो बहुत धीरे धीरे बंद हो जाती है। नींद नहीं आ रही है
तो मेध रसायन काढ़ा या जटामांसादिक्वाथ, जटामांसादिक्वाथ में जटामांसी, खुरासानी, अजवाइन, अश्वगंधा बराबर मात्रा में होती है। इसके काढ़े लेने से नींद आती है। इधर आप शिरोधारा, शिरोवस्ती यदि करा रहे हैं, इससे भी रोगी में नींद आती है। मेध रसायन काढ़ा भी बहुत ही उपयोगी है। ये टिनिटस में भी लाभ करेगा, चक्कर आ रहे हैं उसमें भी लाभ करेगा। इसमें शंखपुष्पी, मंडूकपर्णी, गिलोय और मुलेठी, इनको बराबर मात्रा में यौकुट कर लें और इसके काढ़े का सेवन कराएं। तो इससे टिनिटस में, अनिद्रा में, चक्कर आने में भी लाभ प्राप्त होगा। डोली शर्मा का एक और प्रश्न है, टॉन्सिल है, गले में दर्द होता है, साइनोसाइटिस भी है और बाल सफ़ेद हो जाते हैं। टॉन्सिल अगर ठीक होगा तो गले में जो दर्द होता है वो भी ठीक होगा। टॉन्सिल के लिए संभव हो तो वमन कराएं। वमन कराने से, ये कफज व्याधि है, वमन कराने से काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। आभ्यंतर स्नेहपान पंचतीर्थ से फिर वमन करा दें और संभव हो तो विरेचन भी कराएं अगर बहुत दिन से टॉन्सिलाइटिस है तो। औषधियों में शुद्ध टंकण भस्म 250 मिलीग्राम, अभ्रक भस्म 125 मिलीग्राम, लक्ष्मी विलास रस 125 मिलीग्राम दिन में 3 मात्राएं शहद के साथ देवें। इसके अलावा पंचकोल काढ़े से गंडूस का धारण कराएं। इससे गले में दर्द और टॉन्सिल दोनों में ही पेशेंट को लाभ प्राप्त होगा। आरोग्यवर्धनी सेप्टिलिन टैबलेट, नीरोसिल टैबलेट का भी प्रयोग आप पेशेंट में कर सकते हैं। अगर साइनस है तो इसमें नस्य कर्म करना आवश्यक है। 2 दिन अवपीड़न, 2 दिन स्नेह नस और 1 दिन अवपीड़न। प्रत्येक तीसरे दिन अवपीड़न नस दें। अवपीड़न के लिए विडंग, शिग्रु और वचा, मैंने कई बार चर्चा की है, उसका नस्य देवें, अवपीड़न नस देवें। आप देखेंगे 21 दिन में बिल्कुल साइनस ठीक हो जाता है। निदान का परिवर्जन जरूर करें। खट्टी चीज़, तली मली चीज़ें पेशेंट न सेवन करें। बहुत हैवी मटेरियल न खाएं और अपनी दिनचर्या को संभालें। दिनचर्या आपकी ठीक होना चाहिए। बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इसके लिए भी मस्तिष्क की क्रिया रोगी में करना चाहिए। इसके अलावा आंवला, काला तिल, कमल केसर और मुलेठी। काला तिल, आंवला, मुलेठी, इन सब का बारीक चूर्ण बना लें और शहद में लेप तैयार करके शिरः प्रदेश में आप लगाएं। रोजाना प्रातःकाल लगा लें, 1 घंटे तक धारण करें, उसके बाद धो लें। और काले तिल, आंवले चूर्ण, मुलेठी और कमल केसर, इनका बारीक चूर्ण तैयार करके 1-1 चम्मच सुबह शाम सेवन करें। इसके अलावा भृंगराज तैल और चमेली तैल दोनों मिला करके शिरा प्रदेश में लगाएं। लगातार आप 2 महीना ट्रीटमेंट करने से जो बाल सफ़ेद हैं वो ठीक होंगे। लेकिन वो 40 साल के पहले, 40 साल के बाद एजिंग फैक्टर से बाल सफ़ेद होना स्वाभाविक है। डॉक्टर दीप्ति पाठक का एक और प्रश्न है, कुटकी प्रधान कल्प जो मैं बताता हूँ वो कितने दिन दे सकते हैं? क्योंकि हो सकता है कि पैतृक प्रकृति वालों में रेक्टल प्रोलैप्स की शिकायत हो जाए। तो देखिए, जब आप कुटकी का योग देते हैं तो प्रारंभ में 2 या 3 दिन ही पतले मोशन 2-3 बार होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो जो पतले मोशन होना है वो बिल्कुल बंद हो जाता है, नॉर्मल मोशन ही होता है। इसलिए प्रोलैप्स होने की तो कोई संभावना नहीं है। लेकिन मेरा एक मत है कि लगातार कोई भी दवा 3 महीने से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। यदि वही दवा रिपीट करना है तो 7 दिन गैप करके फिर 3 महीने बाद आप उसको प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन ये जो भय है कि कुटकी के कारण प्रोलैप्स हो जाएगा, वो बिल्कुल नितांत भ्रामक है।
क्योंकि जैसा मैंने बताया, प्रारंभ के 2-3 दिन मलप्रवृत्ति पतली हो सकती है फुटकी के कारण, लेकिन धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाता है और बाद में 1-2 मोशन जो नॉर्मल होते हैं वही होते हैं, तो प्रोलैप्स होने की कोई संभावना नहीं रहती। लक्ष्मण राजपुरोहित जी ने गंधक द्रुति का प्रयोग किन किन रोगों में कर सकते हैं? क्या इसका प्रयोग इंटरनल भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं इंटरनल। गंधक द्रुति यानी गंधक तेल, और इसकी मात्रा है 5 to 10 ml। इसका प्रयोग आप आभ्यंतर रूप में कर सकते हैं, वाहे में तो करते ही हैं लोकल लगाने के लिए, और बड़ा लंबी लिस्ट है जिसमें आप इसको गंधक द्रुति का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे टॉन्सिलाइटिस, इसमें रिसर्चेस हुए हैं, बहुत अच्छे लाभ टॉन्सिलाइटिस में गंधक द्रुति से प्राप्त होते हैं। स्किन डिसऑर्डर में तो लाभप्रद है ही, जैसे एक्जिमा है, सोरियोसिस है, अर्टिकेरिया है, इन सब में ये बहुत ही लाभकारी चिकित्सा है। इसके अलावा टाइफाइड, वर्म्स इन्फेक्शन में भी ये बड़ा लाभप्रद है। दुष्ट व्रण में गंधक द्रुति अत्यंत लाभकारी है। दुष्ट व्रण हील ही नहीं होता है, तो आप गंधक द्रुति से आप व्रण पट्ट बंधन करें। पहले निम्ब पत्र से प्रक्षालन कर लें, फिर व्रण पट्ट बंधन करें, इससे दुष्ट व्रण भी ठीक होता है। इसके अलावा रिस्पायरेटरी डिसीजेस, अस्थमा है, साइनोसाइटिस है, इनमें भी गंधक द्रुति बहुत ही लाभकारी होता है, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। बाजार में उपलब्ध न हो तो आप गंधक द्रुति बना सकते हैं। इसकी विधि मैंने कई बार आपको बताई है। अब आइए हमारे साथ हमारे चिकित्सक जो जुड़े हुए हैं उनके नाम का उल्लेख मैं जरूर करता हूँ। डॉक्टर उषा तभानी, डॉक्टर प्रकाश सिंह, डॉक्टर KN गंगवार जी, डॉक्टर प्रदीप देवांगन जी। प्रदीप देवांगन जी नमस्कार, आप इस समय कहाँ पर पदस्थ हैं? जानकारी जरूर देवें, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। डॉक्टर हरजीत सिंह, डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा, डॉक्टर अर्चना जायसवाल जी, डॉक्टर अदिति त्रिपाठी, डॉक्टर वंदना पाठक, डॉक्टर बलविंदर सिंह, डॉक्टर आशुतोष कुमार, डॉक्टर सविता पाटिल, डॉक्टर सोनल पटेल, परेश मन्या जी, भारत ठोक जी, डॉक्टर प्रदीप मानवी जी, डॉक्टर जगपाल सिंह, डॉक्टर वैद्य RV प्रजापति जी, डॉक्टर गिरिराज प्रसाद शर्मा जी, मनोरंजन साहू जी, कृष्णा सागर जी, आनंद आयुर्वेद, सुनील रातौरी जी, राजवीर सैनी जी, मंजूश्री साहू जी, हेमलता GS जी, अनुराधा रेड्डी, योगेश महाजन, विकास चौधरी जी, संजय जी, शिल्पा पालस्कर जी और डॉक्टर राजेश सक्सेना जी। ये हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हैं। आप सबको सादर अभिनंदन। अब हम चर्चा करेंगे थोड़ा एलर्जी के बारे में, जिसको हम अनूर्जता कह सकते हैं। अनूर्जता, किसी पदार्थ के द्वारा इसका प्रयोग त्वचा, श्लेष्म में कला या मुख द्वारा करने से व्यक्ति विशेष में प्रबल, तीव्र अथवा भयंकर प्रतिक्रिया होती है, उसी अवस्था को हम एलर्जी कहते हैं। एलर्जी के अनेक कारण हो सकते हैं, यह व्यक्तिशाह के ऊपर डिपेंडेंट है। सबको एक समान एलर्जी नहीं होती है। किसी को धुआं से एलर्जी है, किसी को धूप से एलर्जी है, किसी को ठंडे पानी से एलर्जी है, पंखा से एलर्जी है। तो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग एलर्जी पेशेंट में हो सकती है। लेकिन फिर भी इसमें क्या क्या निदान हो सकते हैं? असंख्य हो सकते हैं। जैसे पक्षियों के पर, रोम, ऊन, गिलहरी की त्वचा, बिल्ली, कुत्ता, घोड़े आदि का संपर्क, बेसन, मैदा,
तले पदार्थों का सेवन, मानसिक तनाव, मेंटल टेंशन, पारिवारिक कठिनाइयाँ, वातावरणजन्य परिवर्तन जैसे धूल, धुआं, खदानें, दूषित आहार विहार। इसके अलावा दवाइयों में पेनिसिलिन, सल्फर व्यक्ति विशेष पर कोई भी द्रव्य विपरीत असर पैदा कर सकता है और इसी को हम एलर्जी कह सकते हैं। अगर हम इसकी संप्राप्ति बनाना चाहें तो बाहर से कोई द्रव्य या परिवेश उस व्यक्ति विशेष में एंटीजन पैदा करता है। यह एंटीजन सात्व नहीं होता, अतः स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनने लगते हैं। यदि एंटीजन बलवान हो और एंटीबॉडी दुर्बल हो तो सेल में उपस्थित मास्ट सेल्स अधिक टूटने लगते हैं और इनके टूटने से हिस्टामिन, एसिटाइल कोलिन एवं हेपेरिन अधिक मात्रा में उत्पन्न होकर रक्त में प्रभावित होते रहते हैं। इनके रक्त में पहुंचने से एलर्जी के लक्षण उत्पन्न होते हैं, खासतौर से हिस्टामिन, एसिटाइल कोलिन और हिपेरिन से। मुख्य लक्षण है आर्टरीज, कैपिलरीज की दीवारों में शिथिलता, रेडनेस इन स्किन, ऑडिमा, पैर का ठंडे हो जाना, ठंडा पसीना आना, कोल्ड स्वेटिंग, हृदय की धड़कन बढ़ जाना, टैकीकार्डिया, ब्रेथलेसनेस, श्वास कष्ट, हेडेक, ब्लड विजन, धुंधला दिखना, ईचिंग, खुजली होना, हाइपर एसिडिटी और शॉक और कभी कभी डेथ भी रोगी हो सकती है एलर्जी के कारण। एलर्जी जन्य व्याधियाँ, एलर्जी के कारण कौन कौन सी व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं, एक लंबी लिस्ट है। उसमें प्रमुख हैं एलर्जिक अस्थमा, आर्टिकेरिया, राइनाइटिस, रनिंग नोज, स्नीजिंग, फीवर, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, राइनाइटिस सिक्का, पल्मोनरी अस्थमा। ये तमाम प्रकार की व्याधि हैं जो कि एलर्जी के कारण उत्पन्न होती हैं, लेकिन बाद में वो स्थायी व्याधि के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। अब आइए चिकित्सा कहें तो चिकित्सा में जैसे मैंने बताया कि हर आदमी का व्याधि क्षमत्व तो अलग अलग होता है। एलर्जी का रिलेशन निश्चित है व्याधि क्षमत्व के ऊपर निर्भर है। निश्चित रूप से इसमें संशोधन कराना आवश्यक है। संशोधन कराने के पश्चात व्याधि क्षमत्व बढ़ाने वाली औषधियां देना चाहिए। निदान परिवर्जन बहुत आवश्यक है। किस वजह से एलर्जी हो रही है इसका जानना भी बहुत ही आवश्यक है, तो उसको हमको देखना चाहिए। निदान परिवर्जन समुचित दिनचर्या, ऋतुचर्या, पौष्टिक आहार विहार का सेवन, पथ्यापथ्य पालन, लाक्षणिक चिकित्सा, एलर्जी के कारणों को त्यागना या साथ में बनाने का प्रयास। जो नुकसान कर रही है उसको धीरे धीरे आप सेवन करें और साथ में कर लें, जिससे एलर्जी आपको ना हो। व्याधि क्षमत्व कम होने से तमाम प्रकार की व्याधियां एलर्जी उत्पन्न हो जाती हैं, इसलिए रसायन औषधियों का सेवन परम आवश्यक है। लेकिन रसायन औषधियों के सेवन के पहले शोधन आवश्यक है। तस्याम संशोधन शुद्धा सुखी जात बला पुनः रसायनम प्रयोजयति तत्प्रयोक्ष्यामि शोधनम। सबसे पहले पंचकोल काढ़ा 5 दिन तक देवें, फिर अश्वगंधा या शतावरी घर से आभ्यंतर स्नेहपान कर लें, विधिवत वमन कराएं। वमन के लिए काढ़ा जो बनाएंगे वो निम्ब छाल, पटोल पत्र और मुलैठी, निम्ब छाल, पटोल पत्र, मुलैठी 20-20 ग्राम लेकर के 100 ml काढ़ा बना लें वमन के 1 दिन पहले, और फिर उसमें मदन फल पिपली 15 ग्राम मिला करके यौकुट करके मिला के भिगो के रख दें। और जिस दिन वमन कराना है उस दिन उसको अच्छी तरह मसलें, छानने में। छानने के बाद इसमें
शहद 20 ml और 2.5 ग्राम लवण, सेंधा लवण मिला करके वमन के लिए वमन कल्प तैयार करें। 15वें दिन विरेचन कराएं और उसके बाद योग वस्ती क्रम देवें 8 वस्ती क्रम। अनुवासन के रूप में बला तेल 30 ml या अश्वगंधा घृत से देवें। निरूह के रूप में सिद्ध वस्ती या ब्राह्मण वस्ती। सिद्ध वस्ती यवकोल कुलत्थानाम क्वातः मागधिका मधु ससैंधवा सयष्टाव सिद्ध वस्ती इति स्मृता। मुझे लगता है सब लोगों ने किताब प्राप्त कर ली होगी। मेरी किताब में इनका सबका उल्लेख है, सिद्ध वस्ती और ब्राह्मण वस्ती। अणुतैल इंद्रिय वर्धक तैल से या ब्राह्मी घृत से नस्य देवें 4-4 बूंद की मात्रा में दिन में 2 बार। प्रातःकाल बादाम 5 और अखरोट 5 अच्छी तरह चबा चबा करके या उसको अच्छा पीस करके दुग्ध के साथ सेवन करें। अंकुरित अन्नों का सेवन करें और शाम को 4-5 के बीच एक फल जरूर सेवन करें। इसके लिए अनार या एप्पल आपके लिए ठीक रहेगा। रात्रि में सोते समय अंजीर 2 नग और मुनक्का 10 नग दूध के साथ सेवन प्रतिदिन करें। इससे व्याधि क्षमता तो बढ़ेगा और जिससे एलर्जी होती है वो एलर्जी आपको नहीं होगी। योग और प्राणायाम ये भी बहुत ही अच्छा एक प्रक्रिया है जो कि आपको अपने दिनचर्या में अपनाना चाहिए। स्वच्छ हवा में घूमना, इसके अलावा आमल की चूर्ण 5 ग्राम और हरिद्राखंड 5 ग्राम दोनों को मिलाकर दूध के साथ सेवन करें। इससे भी व्याधि क्षमता बढ़ता है और एलर्जी की प्रक्रिया खत्म होती है। इसके अलावा स्वर्ण गैरिक 250 मिलीग्राम, सिद्ध मकरध्वज 60 मिलीग्राम, गंधक रसायन 250 मिलीग्राम दिन में 2 बार शहद के साथ सेवन कराएं। एक और अच्छा योग है स्वर्ण बसंत मालती रस 125 मिलीग्राम, स्वर्ण गैरिक 250 मिलीग्राम और गंधक रसायन 250 मिलीग्राम ये दिन में 3 बार शहद के साथ सेवन कराएं। चरक का एक आर्टी प्लस कैप्सूल आता है और लोशन भी आता है। आर्टी प्लस कैप्सूल 2 सुबह 2 शाम को और अल्टीप्लेक्स लोशन कम से कम दिन में 2 बार पूरे शरीर में लगाएं। इससे तत्काल रोगी में फायदा होता है। कई बार अर्टिकेरिया उत्पन्न हो जाता है एलर्जी के कारण। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी कैशोर गुग्गुलू और गिलोय घनबटी इनका भी प्रयोग 2-2 गोली की मात्रा में करें। फलत्रिकादिक्वाथ और अमृताष्टकवाथ भी एलर्जिक कंडीशन में लाभप्रद है। इसके अलावा ब्राह्मी रसायन, चमनप्राश, मेनॉल माल्ट इनमें से कोई एक 5 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार दूध के साथ सेवन करें। और हल्दी 5 ग्राम, दुग्ध 5 ग्राम हल्दी दुग्ध 200 ml में मिला करके प्रतिदिन यदि सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से एलर्जिक प्रॉब्लम ठीक होती है। या यूँ कहे कि आपको एलर्जिक प्रॉब्लम ऐसी औषधियों के सेवन करने से नहीं होती है। आप इनका प्रत्यक्ष अनुभव करें। मेरे तो अनुभूत हैं ये सब। मेरी 50 साल की प्रैक्टिस में जो निचोड़ है वो मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा ऐसा आशा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। जय आयुर्वेद।